पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे वापस पूरा डाउनलोड करना पड़ता है, इसलिए इतना टाइम लग गया। चलो ठीक है। मैंने आप लोगों को ऑस्मोटिक प्रेशर तक पढ़ाया था और मैंने आपको बोला था ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने के लिए। आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। आवाज़ सुनाई दे रही है आप सबको मेरी? हाँ, Yes, अब sir. आप लोग ओके, ठीक है चलो आगे बढ़ते। हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था और मैंने आपको बोला था ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे याद रखते हैं। इट इज अ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, अ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम low concentration to high concentration, from low concentration to high concentration, or from solvent to solution, from solvent to solution। आप देख सकते हो यहाँ पर एरोस क्लियर दिख रहे हैं। और मैंने आपको और सिंपली ये बता दिया था हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक क्या होता है ना। आइसोटोनिक मींस अगर दो सोल्यूशन है, दोनों अगर आप कनेक्ट कर रहे हो एक दूसरे को आपस में और उनके अंदर अगर कोई फ्लो नहीं हो रहा है, उनके अंदर कोई भी फ्लो नहीं हो रहा है, दैट मींस दे बोथ हैव सेम कंसंट्रेशन, दे बोथ हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। बोल सकते हैं आपके वो दोनों आइसोटोनिक है। ठीक है, आइसोटोनिक है। अगर कोई एक ज्यादा और एक कम हुआ तो इसका मतलब डेफिनेटली उसके अंदर फ्लो होने वाला है। ठीक है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा दैट इज नोन एज हाइपोटोनिक, एंड जिसका ज्यादा होगा दैट इज नोन एज हाइपरटोनिक, दैट इज नोन एज हाइपरटोनिक। इनफैक्ट इसका काफी इंपॉर्टेंस है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सबने देखा होगा कि डॉक्टर्स लोग सलाइन चढ़ाते हैं। ठीक है ना, डॉक्टर्स लोग सलाइन चढ़ाते हैं। अगर कोई ग्लूकोज चढ़ाने जाते हैं, अगर किसी को वीकनेस फील हो गई है तो आप सबने सुना होगा या देखा होगा। तो एक्चुअली अगर देखोगे ना तो डॉक्टर जब चढ़ाते हैं वो जो सलाइन, आपने अगर कभी देखा हो तो, और अगर आगे कभी लाइफ में देखने मिले तो जरूर देखना। उसके अंदर हमेशा याद रखना वो 9% वेट बाय वॉल्यूम होता है। 9% वेट बाय वॉल्यूम। वो लोग जो चढ़ाते हैं NaCl चढ़ाते हैं, तो NaCl जो चढ़ाते हैं वो कितना होता है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम। क्यों ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि आप अपना दिमाग लगाओ यहाँ पर कि हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे ब्लड जिसमें आप ये NaCl चढ़ा रहे हो, तो वहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन है हमारे ब्लड के अंदर, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.9% है। दोनों आइसोटोनिक होना चाहिए ना, क्योंकि अगर आप सोचो फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको दो इंस्टेंट बताता हूँ दिमाग। फॉर एग्जाम्पल अगर समझो ये आरबीसी है, ये आरबीसी है, सिर्फ एक आरबीसी लिया मैंने। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है इसलिए मैं बता रहा हूँ ऐसे, ताकि आपको और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ये आरबीसी है। ठीक है, आपको पता है आरबीसी के अंदर, अभी मैंने बताया आरबीसी के अंदर अंदर कॉन्सेंट्रेशन होता है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम, इतना कॉन्सेंट्रेशन होता है। ठीक है, इसी आरबीसी को अगर आपने एक ऐसा सोल्यूशन में पुट कर दिया जहां कॉन्सेंट्रेशन इससे ज्यादा है, समझो 2% है, 2%, क्या होगा, क्या होने वाला है? आपको पता है कि कहाँ से कहाँ फ्लो करने वाला है, कि दोनों अभी सेम तो नहीं है कॉन्सेंट्रेशन। तो बोल सकते हैं कि सोल्यूशन इज हाइपरटोनिक, सोल्यूशन इज हाइपरटोनिक विद रिस्पेक्ट टू आरबीसी। हाइपरटोनिक है। अगर हाइपरटोनिक है तो क्या होने वाला है, आपका सॉल्वेंट फ्लो करने वाला है फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। का मतलब है आरबीसी में से पानी बाहर निकल जाएगा, आरबीसी में से पानी बाहर निकल जाएगा। आरबीसी में से अगर पानी बाहर निकल जाएगा तो आरबीसी श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, तो इंसान मरेगा, इंसान मर जाएगा। इसीलिए उसको कभी भी आप 0.9 से ज्यादा नहीं चढ़ा सकते। रिवर्स क्वेश्चन देख, तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पर क्या होने वाला है, क्योंकि लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन जाने वाला है। तो आरबीसी के अंदर जो भी सॉल्वेंट होगा, ऑब्वियसली दुनिया में हर एक चीज कितनी भी हार्ड हो पानी जरूर होता है, तो आरबीसी के अंदर भी पानी होता है, भले कितना कम अमाउंट में भी हो बट होता है। तो आरबीसी में से सॉल्वेंट बाहर आ जाएगा या पानी बाहर आ जाएगा तो आरबीसी क्या हो जाएगा, श्रिंक। ठीक है, सिमिलरली अगर समझो मैंने इस बार 0.9 2% नहीं चढ़ाया, इस बार हमने इससे कम चढ़ाया, समझो इस बार हमने चढ़ाया 0.5%। ठीक है, 0.5%, 0.5% चढ़ा दिया। अब इस बार हाइपोटोनिक है विद रिस्पेक्ट टू आरबीसी, इस बार हाइपोटोनिक है। जो आप बाहर है वो हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक मतलब कम है। अगर कम है तो इस बार क्या होगा, हमें पता है सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, फ्रॉम लो टू हाई। तो इस बार जो है वॉट जो सॉल्वेंट है या पानी है वो सोल्यूशन में से आरबीसी के अंदर एंटर करेगा। और अगर आरबीसी के अंदर एंटर करेगा तो आरबीसी के अंदर बहुत ज्यादा सॉल्वेंट चला जाएगा, तो आरबीसी बस्ट हो जाएगा, फूट जाएगा आरबीसी, तो भी इंसान मरेगा। दोनों ही केस में इंसान मर सकता है।
समझ में आया? इसीलिए जब भी सलाइन चढ़ाया जाता है तो बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इसका ध्यान रखा जाता है, या ऑस्मोलैरिटी बोलते हैं इसको, ऑस्मोलैरिटी का ध्यान रखा जाता है। तो 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ही चढ़ाना होता है। इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 0.9% ही चढ़ाती है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आता था बहुत पहले एंट्रेंस एग्जाम में कि एक आरबीसी है, उसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा तो क्या होगा, या फिर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा तो क्या होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको ऑस्मोसिस समझ में आया तो कोई डाउट है क्या? क्या बोला मैंने, समझ में आया? यस सर। Yes, हाँ sir. सर। Yes. कह रहे हैं यस सर। ठीक है। तो ये ऑस्मोसिस का इंपॉर्टेंस होता है, ये सब ऑस्मोसिस का फायदा होता है। तो इतना ध्यान रखना है, फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन हमेशा सॉल्वेंट फ्लो करता है। दैट इज व्हाट्स ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड ये सब ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में था। ओके उसके बाद देखो, तो याद रखना ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर। क्या है, कोई लेना देना नहीं। जैसे आप देख सकते हो कि अगर आप एक यूरिया ले रहे हो और एक ग्लूकोज ले रहे हो, और दोनों का अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो वो दोनों क्या होने वाले, आइसोटोनिक। मैटर नहीं करता कि एक यूरिया एक ग्लूकोज है, कोई मैटर नहीं करता इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर। एक ग्लूकोज है एक यूरिया है, नहीं मैटर करने वाला। अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा। ये ध्यान रखना। ठीक है, लिखा हुआ भी था इन्होंने। फॉर एग्जाम्पल, इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सुक्रोज सोल्यूशन इज हायर देन दैट ऑफ यूरिया सोल्यूशन, द सुक्रोज इज हाइपरटोनिक टू यूरिया सोल्यूशन एंड यूरिया इज हाइपोटोनिक। ओके, उन्होंने हाइपर और हाइपो बताया, आइसोटोनिक भी बताया था उन्होंने यहाँ पर। आई थिंक आप लोग को क्लियर है वो। ओके 11th में आपको एक चैप्टर था दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट? उसमें एक इक्वेशन था पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। आई थिंक ये सबको पता होगा। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। स्टेट्स ऑफ मैटर पता नहीं, शायद मैंने पढ़ाया था, नहीं मैंने नहीं पढ़ाया आपको स्टेट्स ऑफ मैटर, जो भी है। स्टेट्स ऑफ मैटर में एक इक्वेशन हुआ करता था एंड दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इसको हम बोलते थे आइडियल गैस इक्वेशन। ये गैस के लिए एप्लीकेबल होता है, ये जो इक्वेशन है ये गैस के लिए होता है। सिमिलरली इसको हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, लिक्विड्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, या सोल्यूशंस में भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ क्या डिफरेंस होने वाला है, ये प्रेशर है ना, ये प्रेशर है ना, इसकी जगह हम क्या रख देंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे डिनोट करते हैं, पाई। पाई, तो जहां वहां पर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता था, यहाँ पर हो जाएगा पाई वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। हाँ, अभी ये जो है यार, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नहीं है, यूनिवर्सल सोल्यूशन कांस्टेंट। आई होप आपको क्लियर है, क्योंकि हम सोल्यूशंस में पढ़ रहे हैं। दिस इज नॉट अ गैस कांस्टेंट। ऑब्वियसली हम गैस के लिए नहीं कर रहे, तो हम गैस कैसे बोल सकते हैं? तो दिस इज यूनिवर्सल सोल्यूशन कांस्टेंट, वैल्यू वही रहती है, कुछ चेंजेस नहीं होते। ठीक है, तो हम इसके बाद क्या करने वाले हैं, पाई इज इक्वल्स टू एन बाय वी कर देंगे ना, वी को नीचे भेज दिया, आर टी। आप सबको पता है एन बाय वी क्या होता है, मोलैरिटी, number of moles per unit volume, that is molarity. And molarity is a type of concentration, molarity is a type of concentration. Therefore final formula आ जाता है pi is equals to CRT, pi is equals to CRT, where C is concentration or molality, R is universal solution constant, T is temperature, and pi is osmotic pressure। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी आर टी। कोई कोई सी एस टी भी लिखते हैं, एस मीन्स वही आर की जगह वो लोग एस लिख देते हैं। एस इज यूनिवर्सल सोल्यूशन कांस्टेंट, सी एस टी। तो सी आर टी और सी एस टी इट्स वन एंड दी सेम। आई होप आपको क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं, चलो पढ़ते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन, जो क्या लिखा है, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट ओनली। तो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर फॉलोज द इक्वेशन पाई इज इक्वल्स टू N2RT अपॉन V। वही किया है मैंने जो बताया आपको, उन्होंने डायरेक्ट V भेज दिया नीचे पहले ही। पढ़ो जो जो लिखा है, मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ो।
मेरे ख्याल से इसमें बताने जैसा कुछ नहीं है। V क्या है, वॉल्यूम है, dm क्यूब में होता है। N2 क्या है, मोल्स है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। सॉल्यूट तो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे, नॉन वॉलेटाइल ही है। R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, हालांकि इन्होंने यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट लिखा है, गैस कांस्टेंट नहीं है वो, सॉल्यूशन कांस्टेंट है। उसकी वैल्यू उतनी है 0.0821। क्या लेते हैं हम, 0.0821 लेते हैं। ये इतनी एग्जैक्ट वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, 0.082069 नहीं, 0.0821। और यूनिट तो पता ही है हमें क्या होती है, एटीएम, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। और अगर आप आर की वैल्यू 0.0821 ले रहे हो तो ऑब्वियसली हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा उसकी यूनिट क्या होगी, एटीएम, क्योंकि हमने आर क्या लिया है, हमने आर जो लिया उसमें एटीएम है। देखो आर की यूनिट आपको पता है, आर की वैल्यूज चेंज होती रहती है एज पर द यूनिट ऑफ प्रेशर, एज पर द यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की यूनिट को देख के ही हम चेंज करते हैं। तो अगर आप आर की वैल्यूज को चेंज करोगे तो प्रेशर की यूनिट चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि हम 0.0821 एटीएम, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स ले रहे हैं, इसीलिए आपका पाई की जो यूनिट आएगी वो क्या आने वाली है, एटीएम। आप देख सकते हो उन्होंने वही किया अगले टर्म में, एन बाई वी को क्या ले लिया, मोलैरिटी, उन्होंने पाई इज इक्वल टू एम आर टी लिख दिया है। यहाँ पर इन्होंने एम आर टी लिख दिया। ओके, एम आर टी लिखो, सी आर टी लिखो, सी एस टी लिखो, सब एक ही है। मेन कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, बाकी नीचे कुछ लिखा नहीं है, वो एक्स्ट्रा ऐसे ही लिखा है कि इन्होंने बोला है कि मोलैरिटी, हमने मोलैरिटी को लिया है ना कि मोलैरिटी। ठीक है, कुछ नहीं, फालतू में एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर दिया। जितना पता होना चाहिए उतना मैंने आप सबको पूरा बता दिया कैसे इसका कैलकुलेशन है। सिंपल है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी की जगह पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी लो, वी को नीचे भेज दो, सी आर टी हो जाएगा, एंड सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। ऐसा इतना ही पता होना चाहिए, मोर देन इनफ है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या लिखा है। अभी हमें वापस क्या कैलकुलेट है, हम सारे जितने भी हमने अब तक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े हैं, सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज क्या है। अगर आप सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आप सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज देखो तो क्या था, फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननोन सॉल्यूट, फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननोन सॉल्यूट। इसमें भी वही होने वाला है। इसमें भी हम क्या करने वाले हैं, आप देख सकते हैं, इसमें भी हम क्या करने वाले हैं, पाई इज इक्वल्स टू, ये था फॉर्मूला हमारा। हम इसमें स्प्लिट कर देंगे N2 को, नंबर ऑफ मोल्स है ना, नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर, प्लीज म्यूट। ओके, हाँ, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, आपको ये भी समझ में आना चाहिए इन्होंने 2 क्यों यूज किया। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ पर सल्यूट को वो लोग 2 यूज करते हैं, सल्यूट के लिए 2 यूज करते हैं, सॉल्वेंट के लिए 1 यूज करते हैं। याद रखना, इस पूरी बुक में उन्होंने सॉल्यूट के लिए 2 यूज किया। ठीक है, तो वो जो नंबर ऑफ मोल्स है वो किसके, सॉल्यूट के, ऑब्वियसली सॉल्यूट के होने वाले। तो देखो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, एंड फाइनली देखो मॉलिक्यूलर वेट को ऊपर ले लिया, पाई को नीचे ले लिया, फॉर्मूला क्या बन गया, W2 RT अपॉन 5V। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननोन सॉल्यूट। बताओ, कोई डाउट है? हाँ, आप बताओ। No, sir. No, sir. सिंपल टॉपिक है, No, ठीक है, sir. एकदम सिंपल टॉपिक है, कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक आप लोग सबको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। चीज़ें नहीं भूलना हमेशा, मैंने स्टार्टिंग से आपको उस तरह से पढ़ाया था कि कंसेप्ट याद रखो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, इट इज एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। ये कुछ पॉइंट्स है जो याद रखना है। ठीक है, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो याद रखना। आपकी बुक के मुताबिक उन्होंने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को माना है, तो ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, 4 ऐसी प्रॉपर्टीज है जो कि कॉलिगेटिव है। और सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज क्या होता है, टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननोन सॉल्यूट। इतना पता होना चाहिए और कुछ बेसिक आइडियाज पता होनी चाहिए, मोर देन इनफ, काफी है उतना। ठीक है, हाँ, अभी ये एक रिमेंबर में एक पॉइंट लिखा हुआ है, ये बहुत बार एक क्वेश्चन भी आता है कि कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा अच्छी है। तो देखो यहाँ लिखा, ऑस्मोटिक प्रेशर इज मच लार्जर एंड देयरफॉर मोर प्रिसाइजली मेजरेबल प्रॉपर्टी देन अदर्स। बाकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ना, वो बहुत ही कम अमाउंट में चेंज होती है। हर, आप देख सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अगर होगा तो हार्डली कुछ होगा,
जैसे आपके क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा बताया था, बट मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर वाटर की बॉइलिंग पॉइंट जो होती है नॉर्मली कितनी होती है 373 केल्विन, राइट। तो वो जो आप उसके अंदर अननोन सॉल्यूट भी ऐड करोगे ना, तो क्या होने वाला है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट हल्की सी बढ़ेगी। 373.15 नॉर्मली होती है, तो कितनी हो जाएगी 373.21। हल्का सा डिफरेंस आएगा। उस डिफरेंस को मेजर करना इतना आसान काम नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर में बहुत ज़्यादा ह्यूज चेंजेस आते हैं जिसको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अगर हमें आपको बोल दे कि अगर आपको कोई अननोन सॉल्यूट दिया है और उसका मॉलिक्यूलर वेट पता करना है, तो हम कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करके उसका मॉलिक्यूलर वेट पता करेंगे? कौन सी सबसे अच्छी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिससे हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं? आंसर आप मार्क करना प्लीज। आंसर इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, तो देखो लिखा है। तो अगर आपको कोई पूछे कि सबसे अच्छी कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिससे हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं सॉल्यूट का, आंसर इज ऑस्मोटिक प्रेशर। आप देख सकते हो वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज मच लार्जर and therefore more precisely measurable property than other colligative property. It is therefore useful to determine the molar masses of very expensive substances and of substances that can be prepared in small quantities. ठीक है, इतना ध्यान रखना है बस। इन्होंने भले ही इतना सब कुछ लिखा है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सबसे बेटर प्रॉपर्टी कौन सी है, ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूज चेंजेस आते हैं तो हम मेजर कर सकते हैं इजीली। रिवर्स ऑस्मोसिस, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। रिवर्स ऑस्मोसिस, अब देखो इसमें वही है जो मैं आपको पहले बताया था। देखो यहाँ ध्यान दो, अभी क्या है यहाँ पे ध्यान दो। देखो एक फ्रेश वाटर है, एक सॉल्ट वाटर है। लॉजिक सी बात है, मुझे बताओ ऑस्मोसिस होगा अगर, समझो मैंने इसको नाम दे दिया, इसको मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया। बताओ कहाँ से कहाँ फ्लो करना चाहिए नॉर्मली वाटर? कहाँ से कहाँ फ्लो करना चाहिए, ए से बी या बी से ए? दिमाग लगाओ। सिंपली लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। कहाँ से कहाँ जाना चाहिए? परफेक्ट। बताओ बाकी लोग भी, एक जन ने बताया, आयुष उल्टा बता रहे, तो अभी भी क्लियर नहीं है कंसेप्ट। कुछ लोग अभी भी बता नहीं पा रहे। एक्चुअली होता है थोड़ा स्टार्टिंग में, मेरे टाइम पे मैं भी थोड़ा कंफ्यूज रहा करता था, बट एकदम सिंपल है ना। आप देखो ना, लो कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर है? फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में NaCl बिल्कुल नहीं है ना, जबकि सॉल्ट वाटर के अंदर, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो सॉल्ट वाटर में कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट का ज्यादा है। मैंने अभी तो बताया कि सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट का कहाँ पर है? फ्रेश वाटर में। कहाँ से कहाँ जाएगा पानी? फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर की तरफ, फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर की तरफ। तो पानी उल्टा खराब हो जाएगा, पर हमें तो उल्टा पानी सॉल्ट वाटर में से पानी बाहर निकालना है प्योर करके। तो हमें क्या करना पड़ेगा? देख सकते हो आप साइड में एक पिस्टन लगाया हुआ है, दिख रहा है ये पिस्टन? ये पिस्टन किस लिए लगाया होता है? प्रेशर बढ़ाने के लिए। तो हम इस साइड से, सॉल्ट वाटर के साइड से प्रेशर को इतना ज्यादा बढ़ा देंगे कि जितना ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से क्रिएट हो रहा है उससे भी ज्यादा लगाते हैं। देखो ऊपर लिखा भी है, प्रेशर ग्रेटर देन पाई, मतलब जितना ऑस्मोसिस की वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है उससे भी ज्यादा प्रेशर हम क्रिएट कर रहे हैं। तो फिर आपको क्या होने वाला है? उल्टा हो जाएगा। तो नॉर्मली जो कि फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर की तरफ फ्लो करना चाहिए था, उल्टा होगा। सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ पानी जाएगा, और इस तरह से सॉल्ट वाटर में से हम फ्रेश वाटर को बाहर निकाल सकते हैं। देखो वाटर आउटलेट बाहर आ रहा है। दिस इज व्हाट इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का उल्टा। तो आपको पूछ सकते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस कब होगा? व्हेन यू अप्लाई द प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा, दैट इज नोन एज रिवर्स आरो बॉटम। दिस इज व्हाट इज आरो बॉटम, रिवर्स ऑस्मोसिस। आई होप आपको मैं ये पहले ही बता चुका हूँ, वैसे पढ़ लेते एक बार क्या लिखा है। देखो लिखा भी है, द डायरेक्शन ऑफ द ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड बाय अप्लाइंग अ प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर। हम ऑस्मोसिस नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर का जो डायरेक्शन होता है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं बाय अप्लाइंग अ प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, ये पढ़ो। पढ़ लो, कोई डाउट है तो बताओ।
आराम से इतना पढ़ लो, कोई डाउट है तो मुझे बता देना। हो जाए तो मुझे बता देना, और डाउट है तो भी मुझे बता देना। ये आपका लेक्चर थोड़ी देर में बंद हो सकता है, तो प्लीज कनेक्ट वापस स्टार्ट कर देना। ओके ओके, 2 लोग का तो हो गया, वही सब लिखा है, देख लो आप, मैंने जो बोला है वही सब। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता दो, पहले कंसेप्ट क्लियर रखना, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलो काफी लोगों का हो गया, ये क्वेश्चन करते चलो, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ अ सॉल्यूट इफ अ सॉल्यूशन prepared by dissolving 0.822 ग्राम ऑफ इट इन 300, क्या लिखा है, MdMq क्या होता है, ऑफ वाटर एज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1, ये गलती से लिखा होगा मेरे ख्याल से, m करके कुछ नहीं होता है, DMQ भी याद रखना, मिली DMQ करके कुछ होता नहीं है, दिमाग लोग कुछ भी करते हैं लोग। एक मिनट, आई थिंक मिली DMQ भी है वो, ठीक है, ओके मिली DMQ, ठीक है। तो मिली DMQ भी पहली बार सुना मैंने, कुछ नया निकाला है। मिली DMQ वैसे ही याद रखो, फिर मिली लीटर है, सीधा सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते थे, तो MdMQ का मतलब होगा ml, ठीक है। तो दिस इज सिंपली 300 ml, ओके। तो नया कुछ बनाया तो आप याद रखो, मिली DMQ है वो, तो 300 ml हो जाएगा ऑफ वाटर। तो देखो प्रेशर दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ, आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननोन सॉल्यूट। इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, आप देखो प्रेशर जो दिया है वो 149 mm ऑफ एसजीजी दिया हुआ है, और आपको पता है कि हमें प्रेशर जो है वो चाहिए एटीएम में। मैंने आपको कन्वर्जन बताया था, अगर आपको याद है तो, वो कन्वर्जन बहुत काम का है, इसीलिए क्या था, 1 ATM इज इक्वल्स टू 760 mm ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg। तो आपको इसको mm ऑफ Hg को पहले ATM में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर पुट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अगर mm ऑफ Hg में दिया नहीं पुट कर सकते आप, क्योंकि क्या आपकी R, आप R की वैल्यू क्या पुट करने वाले हो, 0.0821। उसके लिए आपका जो प्रेशर है इसमें क्वेश्चन के अंदर, वो किस में होना चाहिए, एटीएम में, वो एटीएम में होना चाहिए। चलो करो इसको ट्राई, आप फिलहाल कैलकुलेशन जैसे भी करो, थोड़ा कैलकुलेशन टफ है बट मुझे आंसर चाहिए। चलो ट्राई करो, आराम से करो, बट ज़्यादा टाइम भी नहीं, थोड़ा कैलकुलेटिव है, मैं टाइम देता हूँ, करो, देखते हैं हमारा आंसर मैच होता है क्या। आप एग्जाम में कैसे शुरुआत करोगे, इसमें डायरेक्ट शुरुआत करती हुई बताइए, आप ऐसे नहीं करना। आप कैसे करोगे, पाई इज इक्वल्स टू CRT, पाई इज इक्वल्स टू फिर N/V/RT, फिर N को स्प्लिट करके W अपॉन MW, मतलब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, एंड फिर पूरा वो करके फिर ये फॉर्मूले तक पहुंचना। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख सकते हम, कहाँ से आया ये, ठीक है। और डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद भी नहीं रहेगा मेरे ख्याल से। आर का वैल्यू, आर का वैल्यू मैंने बताया ना 0.0821, आर की वैल्यू मैं आप थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ, आर को भी डिस्कस कर देता हूँ। क्या अभी के लिए अभी इतना याद रखो, कितना लोगे, 0.0821। अच्छा मैं म्यूट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो, तो आपका हो जाए तो ओके ओके। तो मैं म्यूट, चलो ठीक है, डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा है, करो सॉल्व करो। आर की वैल्यू ये लेनी है, मैं आर की वैल्यू को डिस्कस करता हूँ थोड़ी देर में।
मेन कन्वर्जेंस का ध्यान रखना है। अगर आप कन्वर्जेंस बराबर नहीं करोगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। हुआ किसी का सॉल्व? थोड़ा कैलकुलेशन रहेगा इसमें। किसी का आंसर आया? याद रखना एग्जाम में ये MDMQ का, ये कोई नई क्वांटिटी पहली बार देखी है मैंने ऐसी यूनिट, याद रख लेना, इसका मतलब ML होता है। ओके, एक आंसर आया है। ओके, आपका आंसर सही है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जिनका अगर नहीं भी आया तो आपको घर पे होमवर्क करना तो है। ओके, कितना है? आपका भी आंसर सही है, एज पर द बुक तो सही है, और मैंने तो कैलकुलेट नहीं किया है, बट मेरे हिसाब से कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो, सबसे पहले शुरुआत ऐसे करनी थी, पाई इज इक्वल्स टू CRT। ठीक है, हमको क्या करना है, पाई अपॉन RT कैलकुलेट कर लेने का साइड में। पहले क्या कैलकुलेट कर लेने का, इतना, कितना गिवन दिया है, ये सब गिवन दिया हुआ है, इनको कैलकुलेट करके पहले C साइड में निकाल लेने का। फिर हमें पता है कि C एक्चुअली क्या होता है, N/V, राइट? ओके यतीश, ठीक है, सब लोग ऑलमोस्ट सही है। फिर क्या करोगे, N/V को और स्प्लिट कर देने का। कैसे स्प्लिट करोगे बताइए, आपको क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, एंड नीचे बी आएगा, राइट? मेरे पास जगह नहीं लिखने के लिए, बी आ जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे कैलकुलेट कर सकते, ताकि क्या है कि वो बहुत कंजेस्टेड ना हो जाए। कैलकुलेशन करते करते ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत कंजेस्टेड कर दिया और आप खो गए, ऐसा भी होता है एक्चुअली। इसलिए तो आराम से कैलकुलेट करना, घाई नहीं करना, आंसर राइट आना चाहिए। 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, ये आएगा तो बोल रहा हूँ ना, ये सब क्वेश्चन 3-3 मार्क के लिए आता है, फटाक से 3 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो सबने निकाल लिया है तो
आंसर इसमें क्लियर 342 दिख रहा है, आपने सही किया होगा। तो इतना ध्यान रखना। इसमें दो चीज़ें ध्यान रखने वाली थी। पहली बात ये 300 ml था, तो इसमें आपको 1000 लेने की ज़रूरत थी, ऊपर 1000 लेने की ज़रूरत थी, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि मोलैरिटी में नीचे वॉल्यूम जो होता है वो लीटर में होता है और यहाँ पर ml में दिया था, तो ऊपर 1000 मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। दूसरा